उसमें बच्चे की जरूरत थी, 7-8 साल का बच्चा। हमारे कंपटीटर अमजद खान थे, कादर खान थे, ये अलग कॉलेजेस से हम लोग। तो मैं खालसा से जाता था। बी.आर. चोपड़ा साहब और यश चोपड़ा साहब देखने आए थे प्ले। उन्होंने कहा मुझे, चोपड़ा साहब ने, कि तुम हमें क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। तो मैंने कुछ ऐसा हाथ करके कहा ये ऐसा करे तो बोले बिल्कुल करेक्ट है, ये करना चाहिए। जब दीवार का सब्जेक्ट सुना तो सब्जेक्ट हम लोगों को बहुत पसंद आया। सिर्फ उस पिक्चर में एक ही बात थी, उसमें म्यूजिक ज्यादा नहीं था। तो उसमें सलीम जावेद का बहुत बड़ा हाथ था, अमित जी का बहुत बड़ा हाथ था, अपने शशि साहब, हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि। तो शशि कपूर साहब ने कहा रमेश मैं गेस्ट रोल नहीं करूंगा। तो उन्होंने जब कहानी उन्होंने कहा नहीं मैं बड़ी करूंगी, ये इसमें रेखा को कर। रेखा जी ने इंटरवल तक कहानी सुनी, बोले मैं पिक्चर कर रही हूँ जाओ। मैंने कहा शशि जी इस पिक्चर में मुझे आप चाहिए, लेकिन आपका रोल नंबर 3 है, क्योंकि मैं राजेश खन्ना का दोस्त था, मैं ऋषि कपूर का दोस्त था। पहली पिक्चर डिम्पल ने ऋषि के साथ की और शादी उसने राजेश खन्ना के साथ कर ली थी। अमित जी बस पहली बार जब सब्जेक्ट सुना, उनको जो चीज अच्छी लग गई, वो ग्राफ अपना मेंटल भी बना लेते थे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, सूत्रधार विद विनीत राय में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं आइकॉनिक डायरेक्टर रमेश तलवार जी, जिन्होंने अपनी डायरेक्शन के तले बॉलीवुड को कुछ जबरदस्त फिल्मों का तोहफा दिया है, जैसे दूसरा आदमी, दुनिया और साहिबान। इन्होंने अपने फिल्म मेकिंग की जर्नी यश चोपड़ा के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में शुरू की। इन्होंने अपनी फिल्मों से सिनेमा को एक नई दिशा दी। आज हम उनके सफर, तजुर्बे और उन कहानियों के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में रमेश तलवार जी का। रमेश जी, वेलकम टू सूत्रधार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कार्यक्रम में, क्योंकि आपकी जो पूरी फिल्मोग्राफी है और हम जितना बोलें उतना कम है। सो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। हमें आपके शुरुआती दिनों के बारे में बताइए, आपके बचपन के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई? बचपन मेरा जो है, पार्टीशन के बाद हम यहाँ आए बम्बई में। पहले दिल्ली में थे, फिर बम्बई आए। और मेरा चाचा सागर सती जो राइटर, मशहूर राइटर थे, वो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। अच्छा। तो वो मेरे बड़े भाई की तरह थे, मुझसे 12 साल बड़े थे। तो उनकी छत्र छाया में, क्योंकि वो राइटर थे, वो दूसरे ग्रुप्स में जाते थे, तो जब कोई नाटक होता था जिसमें बच्चे का रोल होता था, मुझे मिलता था। अच्छा। बाद में 57 में बलराज साहनी साहब जू आर्ट थिएटर चला रहे थे उस वक्त। अच्छा। इप्टा से अलग हो गए थे और जू आर्ट थिएटर उन्होंने खोला था। उसमें बच्चे की जरूरत थी, 7-8 साल का बच्चा। तो मैं तो था 12 का, लेकिन लगता था 8 का ही। अच्छा। आज भी उतना ही लगता हूँ। हाँ। उसमें वो बच्चे का सरदार जी का रोल था, छोटा सिख बच्चा। अच्छा। तो वो 57 में हमने वो प्ले दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में किया, जो इप्टा की कॉन्फ्रेंस थी, 8वीं कॉन्फ्रेंस, उसमें जी। तो मैंने बाकी नाटक वाले लोगों की दुनिया में, उधर ये बम्बई से इप्टा वाले भी गए थे जी। तो फिर उनके साथ, सबके साथ वो हो गया। फिर मेरा नाटक में बहुत इंटरेस्ट आ गया। जी। फिर एक स्टेज आई, फिर मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में कंपटीशन लड़ता था, खालसा कॉलेज में। वहाँ से दूसरे कॉलेजेस, हमारे कंपटीटर अमजद खान थे, कादर खान थे, ये अलग कॉलेजेस से हम लोग। अच्छा। तो मैं खालसा से जाता था। तो हम लोगों को मतलब ज़्यादा ट्रॉफी खालसा ने जीती। इनके संग हमारी अच्छी
दोस्ती होगी 3 लोगों के साथ। बाद में एक आध प्ले में अमजद ने भी मेरे साथ काम किया था और कादर खान ने भी किया था। अच्छा। दोनों ने प्ले में। तो फिर एक प्ले में कल रहा था इप्टा के लिए 68 में, तो बी आर चोपड़ा साहब और यश चोपड़ा साहब वो देखने आए थे प्ले, क्योंकि प्ले में मनमोहन कृष्ण जी मेन रोल कर रहे थे अच्छा और अचला सचदेव एक और रोल कर रही थी। जी। तो देखने आए, प्ले बहुत अच्छा था, वाकई प्ले अच्छा है, अभी तक चल रहा है, वो 50 साल से, शतरंज के मोहरे। अच्छा। तो वो जो लाफ्टर थे और उसमें मैं यंग लड़के का काम, तब मैं 18-20 वाला रोल कर रहा था। तो उन्होंने कहा मुझे, चोपड़ा साहब ने, कि तुम हमें क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ हमारे यहाँ आके। राइट। तो मैंने कहा जी हाँ। तो फिर प्लेज व्लेज चल रहे थे, तो बाद में जब फ्री हुए तो मैंने मनमोहन जी से कहा आप एक दिन उनको मिलने चलें। जी। तो चोपड़ा साहब ने कहा बेटा इस वक्त कोई पिक्चर हमारी नहीं चल रही, जी। जैसे कोई फिल्म शुरू हो तुम आ जाना। जी। तभी अनाउंस हुआ कि इत्तेफाक पिक्चर जो है लॉन्च हो रही है, जो 1 महीने में बनेगी, राजेश खन्ना वाली। राजेश खन्ना वाली। जी। मनमोहन जी को मैंने कहा कैसा है, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। वो मेरे संग गए। तो चोपड़ा साहब ने कहा हाँ भैया, मैंने कहा था आपसे। तो उन्होंने यश जी को बुलाया, यश चोपड़ा साहब को, कि ये रमेश। बोले हाँ मैंने प्ले देखा है इसका। बोले इसको असिस्टेंट रख लो। उन्होंने कहा चोपड़ा साहब ऑलरेडी, भाई साहब 4 असिस्टेंट मेरे पास ऑलरेडी हैं। अच्छा। तो मैंने कहा मैं 5वां असिस्टेंट। तो उनको लगा कि एक छोटा सेट था, अब उसमें कितने लोग बैठेंगे, जी जी और जी। मेरी जो हाइट और जो पर्सनैलिटी है वो एक कोने में छुप के बैठ सकता हूँ मैं, एडजस्ट हो जाते हैं कहीं सब पे भी। जगह कहीं पे भी। तो वो जो है वो फिल्म जो 1 महीने में बनी, अच्छा। वो डे नाइट लेट नाइट शूटिंग भी होती थी, सबको महीने में ख़त्म करनी थी। उससे जिस दिन शूटिंग शुरू होनी थी एक दिन पहले मैंने जाके वो गुजराती ड्रामा देखा, अच्छा। जिसके ऊपर ये फिल्म बन रही थी, धुमस नाम था प्ले का। जी। वो देख लिया। फिर मैंने सेट में जैसे कोने में बैठ के वो सारी स्क्रिप्ट पढ़ डाली जो हिंदी में इन्होंने बनानी थी 1 महीने में। जी। अब मुझे सारी चीज़ें जो हैं, पैंतरे नाटक वाला आदमी था, वो चीज़ें जी। सारी समझ आ गई। जी। अब जो काम करना शुरू किया, तो शुरू में तो कोई मैं बात करता था मुझे लोग डांट देते थे कि बड़े बड़े राइटर सेट में होते थे, अख्तर उल इमान, अख्तर मिर्जा, सीजे पावरी, जी। चोपड़ा साहब खुद सेट में होते थे। तो इतने लोगों में कोई आदमी बीच में कुछ बोले तो वो लगता था कि हम इतने सीनियर कोई क्यों बोल। जी। तो 1-2 जगह ऐसा हुआ कि वो अटक गया उनकी डिस्कशन में, हम्म। वो फैसला नहीं हो रहा था। जी। तो मैंने कुछ ऐसा हाथ करके कहा कि ये ऐसा करें तो, और किसी ने एक ने डांट के बिठा दिया। फिर थोड़ी देर और आगे डिस्कशन चली, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ किसी ने कुछ कहा था, तो मैंने फिर कहा भैया मैं हूँ वो जिसने कुछ कहा। तो मैंने जो मेरी सजेशन थी दी, बोले बिल्कुल करेक्ट है, ये करना चाहिए। जी। इसी तरह एक बार फिर वो हुआ, दूसरी एक कोई सजेशन ऐसी की, जी। तो यश जी ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया। पहले शुरू में बात भी नहीं करते थे। जी। अब लास्ट डे जो था उसमें ऐसे शॉट्स लेने थे जिसमें एक्टर्स नहीं थे, कैमरा का काम था ये। तो मेरा कैमरामैन, जो ऑपरेटिव कैमरामैन रमेश बल्ला थे, और मैं, हम दोनों रात को सारे शॉट्स लेते रहे सुबह 6 बजे तक। जो अच्छा। सेट टूटना, वो पिक्चर में है लगे हुए हैं शॉट। तो यश जी ने डिजाइन किया हुआ था कि ये शॉट चाहिए, ऐसा करना हो, वो सब वैसा ही लिया। और वो फिल्म करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया, बाहर काम वाम करने लग गया और फिल्मों में। जी। फिर यश चोपड़ा जी ने अपना बैनर खोला, यशराज। यशराज फिल्म। तो उन्होंने कहा यार रमेश तलवार कहाँ है, उसको बुलाओ। फिर मेरा प्ले तब ओपन हो रहा था तन्हाई करके, तो वो देखने भी आए और कहने लगे यार तुम मुझे आके मिलो, मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा हूँ।
तो जो आपकी तरकश से वो तलवार उस समय निकली वहां निकल वो गई, सीधे यश चोपड़ा जी के यहाँ लैंड हुई। वहां हो गया और उन्होंने फौरन मुझे अपना चीफ असिस्टेंट बना लिया। वाह पहले जब आया तो पहले 2 लोग सीनियर थे मेरे, जी माइन वकील साहब थे, वो चीफ असिस्टेंट थे, और एक उनके बाद वासुदेव धीर साहब थे, उनके दोस्त थे। जी। तो फिर वो उनको अलग डिपार्टमेंट दे दिया। अच्छा। माइन वकील साहब को कोई डिपार्टमेंट दे दिया, उनको दे दिया, और मुझे चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया। अच्छा तो उसमें मेरी खूब रगड़ पड़, यंग था, हॉट ब्लड, ये वो चीजें वीजें, जी स्क्रिप्ट से लेकर क्लैप देने से लेकर सब। तो आउटडोर शिमला विमला गए, रात के 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह उठ के फिर कर रहे हैं, डायलॉग भी प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, रेसलिंग भी करवा रहे हैं। जी तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उनका बेटा बन गया था, जी। यश जी का। सो यश चोपड़ा जी की स्टोरी टेलिंग वो कैसे अप्रोच करते थे, और इसका आपके डायरेक्शन में लेटर ऑन क्या प्रभाव पड़ा? यश जी बहुत मेहनत करते थे, यश जी बहुत मेहनती थे, हंसते खेलते काम करते थे, उनके सेट पे कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, जोक मारे जाते, सब कुछ था, लेकिन वो अंदर से पूरे अपनी स्क्रिप्ट के साथ होते थे और बहुत ख्याल रखते थे काम, छोटी छोटी डिटेल्स का। जी जो ज़रूरी बात है, अगर ये क्लोजअप आना है तो क्यों आना है, वो जी। आना चाहिए, जी ऐसे ही नहीं कि ले लो भाई देखेंगे यूज होता है, तो ऐसा जी। नहीं काम करते। परफेक्ट शॉर्ट डिवीजन परफेक्ट होती थी, उस हिसाब से काम करते थे। जी तो वो सारी चीज़ें, जो डिसिप्लिन था उनका, जी वो हम लोगों को मिला, जी हासिल किया हमने, जी और उनसे जो सीख सके थ्रू आउट। जी दाग के बाद जो शीला पिक्चर बनी, जिसमें देवानंद साहब थे, जी तो देवानंद साहब ने काम करते मुझे देखा, तो उन्होंने कहा रमेश तुम मेरे लिए पिक्चर डायरेक्ट करो। अच्छा तो यश जी ने कहा कि नहीं मैं रमेश को पिक्चर दे रहा हूँ डायरेक्शन के लिए। मुझे ऑलरेडी पहले बोल चुके थे, जी बेटा तुम ये पिक्चर के बाद तुम अपनी तैयारी शुरू करो अपनी हाँ। फिल्म डायरेक्ट करने की, जी मेरे बैनर में। उन्होंने कहा मैं नवकेतन में देता हूँ पिक्चर आज रमेश को। तो यश जी ने कहा अभी तो अब स्टार्ट किया है इसने, तो अभी एक जी। अपनी कर ले, वो की। उसके बाद दीवार फिल्म की, दीवार भी जो है जल्दी बनाने वाली फिल्म थी, जी 9-10 महीने में हम लोगों ने बनाई। दीवार में भी मैं चीफ असिस्टेंट रहा, और एक्टिव मतलब किस्म का। अमित जी से भी बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हो गई, अमिताभ साहब से, शशि साहब से तो थी पहले भी। तो वो करके एक एक्टर्स के साथ जिस तरह यश जी काम करते थे, जैसे रिलेशनशिप रखते थे, जी वो फिर हमारी आदत हो जी। गई कि भाई ये एक्टर से काम निकालना है तो क्या करना है, जी जी उसको किस ह्यूमर में रखना है, करेक्ट। कि कैसे वो आपके जब आता है सेट पे तो उसको ये ना लगे इम्तिहान देने आया है। जी 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 हंसते खेलते काम हो, खुशी खुशी आए, खुशी खुशी जाए, जी। इस तरह से। चूंकि आप यशराज जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ जुड़े हुए थे, और ख़ास करके हम 1-2 कल्ट फिल्मों के बारे में बातें करेंगे, बिकॉज बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता है। क्योंकि आप ने यश चोपड़ा की एक बहुत बड़ी फिल्म के बारे में बात की, दीवार, और उस साल 1975 में दीवार और शोले दोनों पिक्चर साथ में आई थी जी। एक ही साल में। शोले पहले आ गई थी जी, ये बस दीवार बाद में हाँ, आई, लेकिन सारे अवार्ड्स, ज्यादातर अवार्ड्स दीवार ने दीवार ने लिए। जी हाँ। सो दीवार की शुरुआत, क्योंकि उनके साथ इंसेप्शन में रहते जी, थे, जी। दीवार की शुरुआत और अमित जी की खास करके कास्टिंग किस तरीके से प्लान हुई, इंक्लूडिंग सलीम जावेद साहब, जी जी उसके बारे में जरा हमको जी बताइए। जी। देखिए क्या था कि उस वक्त जब दीवार का सब्जेक्ट सुना तो सब्जेक्ट हम लोगों को बहुत पसंद आया। डिटेल में पहले जो हमको सब्जेक्ट मिलते थे इतना डिटेल में नहीं मिलते थे, जी ये पूरा वर्क किया हुआ था उन लोगों ने। और सुनते सुनते ही बीच बीच में हम लोग कहते मतलब कॉन्फिडेंट होते गए कि इतने वीक तो चलेगी चलेगी। सिर्फ उस पिक्चर में एक ही बात थी कि उसमें म्यूजिक ज़्यादा नहीं था। जी 2 गाने थे पहले शुरू में। जी हमारे यहाँ क्या होता है कि जब मंगेश देसाई री रिकॉर्डिंग करते थे, वो जब उनको लोग पिक्चर दिखाते थे तो इंडस्ट्री की सारी बड़ी पिक्चरें उन्होंने देखी होती थी और उनका कमेंट लोग बहुत वैल्यू करते थे। जो वो बात कहते थे वो सच होती थी, ऐसा था। अच्छा, एक्सपीरियंस इतने एक्यूरेट थे।
जजमेंट उनकी जो होती थी। जी। तो उन्होंने कहा कि कितने हफ्ते चलेगी पिक्चर, तो मैंने कहा 50 हफ्ते। कहने लगे नहीं, 50 हफ्ते चल सकती थी अगर इसमें म्यूजिक होता। अच्छा। म्यूजिक नहीं है, अब जरा मुझे नहीं लगता, जी ड्राई हो जाती है पिक्चर। जी तो फिर हम लोगों ने कुछ गाने रिकॉर्ड किए, जी एक आध पिक्चराइज भी किया, एक आध टाइटल पर सोचा डालेंगे, लेकिन वो निकाल दिए। सिर्फ एक कवाली जो है वो जी। हमने ऐड की थी। 2 गाने ऑलरेडी थे, एक गाना म्यूजिक का, बस इतना किया। लेकिन पिक्चर 104 हफ्ते चली। जी तो उसमें सलीम जावेद का बहुत बड़ा हाथ था, अमित जी का बहुत बड़ा हाथ था, और अमिताभ बच्चन किसी बात पे भी वो नहीं करते, वो मेहनती आदमी थे। शुरू से लेकर सब्जेक्ट पकड़ा, ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करते, सुनते थे बात और अपने हिसाब से चीज़ करते थे, बाकायदा उनका बहुत काम करने का। तो फिल्म जो है फिर वो एंड में बोली बाकायदा। जी दीवार का एक पूरी दुनिया का एक आइकॉनिक सीन है, मिल में जब हफ्ता नहीं देता है एक आदमी और उसको मारा जाता है, और अमित जी खड़े होते हैं और बोलते हैं कि एक और मिल वर्कर हफ्ता नहीं देगा। हाँ। तो पूरी ऑडियंस पूरे हफ्ते, उस हफ्ते भर के लिए वेट करती है। हाँ। और उसके बीच में काफी सारे सीन्स निकल जाते हैं। जी हाँ। लेकिन वो जब वो आइकॉनिक सीन जब शूट हुआ, बिकॉज अगर आप मतलब एज एन ऑडियंस में देखूं तो दीवार में खास करके फाइटिंग सीक्वेंस वही एक बड़ा फाइटिंग सीक्वेंस था। उसके अलावा तो चेज वगैरह थे वो अलग। तो जो पीटर वाला सीन था उसकी वर्किंग कैसे हुई और किस तरीके से वो शूट हुआ? देखिए, लिखा हुआ तो इन्होंने था उसमें प्रॉपर, जी, जो उनको चाहिए था वो लिखा हुआ था जी। बाकी फिर उसमें क्या, जब एक्शन डायरेक्टर आता है जी, उनके साथ जो एक्शन के लोग आते हैं जी, फिर डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हैं, पूरा जी, पूरा चीजें होती हैं, जी, फैसला होता है कि अमिताभ बच्चन कहाँ बैठेंगे जी, और इस जगह पे उनको करें, जी, दरवाजा ये वाला लॉक कैसे खोलेंगे, चाबी तुम्हारी जेब से लेके खोलूंगा ताला, जी, और वो चीजें सारी पहले से फिक्स है। जी, वो फिक्स होगी। अब एक्शन वालों को यश जी ने कह दिया, डिटेल दे दी, उन्होंने करके चीजें दिखाई। जी, आप एज डायरेक्टर अप्रूव करते रहते हैं। जी, फिर उनका जो काम है एक्शन वालों का कि वो डिटेलिंग छोटी छोटी अपने हिसाब से भी करते जी। रहते हैं। डायरेक्टर इज मोर लाइक अ सीईओ यस, कि भाई तुम्हारा ये काम है, फाइनल उनका है। जी, डायरेक्टर का फाइनल से डायरेक्टर की होगी। जी, एक्शन में जो होता है वो अपनी तरफ से करते हैं पूरा, लेकिन जी। आपकी सेटिस्फेक्शन पे करना है उनको। जी। सो उस जमाने में हर चीज डॉक्यूमेंटेड हुआ करती थी तलवार साहब, या फिर इम्प्रोवाइजेशन भी होता था सेट पे? यही बात ये था कि जब बाकी पिक्चरें जो जितनी भी होती है ना, उसमें इम्प्रोवाइजेशन काफी होता था। सीन लिखा हुआ है, आके पढ़ा गया, 4 लाइनें काट दी, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये स्क्रिप्ट हमारे पास कंप्लीट आई थी, बाउंडेड आई थी। दीवार जो थी वो बाउंडेड स्क्रिप्ट थी, उसमें कोई ज्यादा वो स्कोप नहीं था काटने का या डालने का, कुछ नहीं। जी, बाकायदा वैसा ही काम उसमें हुआ, एक्सेप्ट कि मैंने जैसे आपसे कहा कवाली हमने ऐड की थी बस, जी, और कुछ नहीं। बाकी एवरीथिंग उसमें थी, सारी चीजें, जी, डिटेलिंग भी थी। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ था उसमें, और वो फिल्म का रिजल्ट वैसा ही निकला। जी। सो यश चोपड़ा जी के साथ फिर और भी फिल्मों में आप असिस्टेंट रहे? मैं रहा बिल्कुल। उसके बाद हमने त्रिशूल की, जो सलीम जावेद का ही सब्जेक्ट काला था। पत्थर? फिर काला पत्थर की मैं था, और मुझे साथ में दूसरा आदमी पिक्चर उन्होंने दे दी थी जी, डायरेक्ट करने के लिए, जो मैं वो साथ में वो फिल्म भी डायरेक्ट कर रहा था। जब दोनों की शूटिंग हो जाती, आज मेरी दूसरा आदमी की भी शूटिंग है, तो मैं यश जी को पता होता था क्योंकि अपने बैनर के लिए बनाई ना, जी, जी। तो वो मुझे अलाउ करते थे कि तुम जाओ शूटिंग अपनी करो। सो उसी दौरान आप पैरेलली थिएटर भी आपका चल रहा था? थिएटर में हमेशा करता रहा हूँ। जी, वो एक जो है ना कि आप जब शाम को अपनी ड्रिंक लेते हैं, जी। मेरे लिए वो नशा था। तब मैं बियर भी नहीं पीता था, अब मैं बियर पीता हूँ। तो उस वक्त जो था, शाम को एक नाटक की रिहर्सल की या कहीं शो किया तो एकदम नशा चढ़ जाता था।
मतलब यू आर इन दैट ट्रांजिशन, उसमें आप उसमें रहते हैं कि भाई बिल्कुल बहुत ही रिलैक्स हो जाते जी। थे वो काम करके आपकी अपना। ग्रीसिंग का काम करता था। बिल्कुल बिल्कुल। सो वापस से आते हैं, बिकॉज अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं यार। सो आपकी पूरी जर्नी को खगालेंगे हम। सो असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बनने का ट्रांजिशन कैसे हुआ? मतलब चूंकि आपने बताया कि यश चोपड़ा जी ने ऑलरेडी आपको बताया जी, हुआ था, जी। बट वो कौन सी फिल्म थी और किस तरीके से वो शुरुआत हुई? क्या हुआ कि जब उन्होंने मुझे ऑफर दी थी तो एक सब्जेक्ट पे हमने काम किया। चूंकि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ हम फिल्में कर रहे थे, जी कोई कहानी ली जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर है। जी लेकिन जब कभी कभी की शूटिंग करने गए जी हम लोग कश्मीर में, तो मेरी और ऋषि कपूर की एक रैपो बन गई थी, ट्यूनिंग हो गई उनके अच्छी, साथ। जी। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। यश जी ने देखा कि इसकी बड़ी दोस्ती है इनके, तो मुझे आहिस्ता से उन्होंने कहा बेटा तू ऋषि कपूर के साथ पिक्चर शुरू कर। तो क्योंकि तेरी उसका बड़ी वो है, तो उन्होंने कहानियाँ वानियाँ उस हिसाब से जो पहले स्क्रिप्ट पे मैंने काम किया हुआ था वो मैंने अलग रखी। क्या, मैं पहले गया भी था अमिताभ बच्चन जी के पास, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि रमेश मैं एक बैनर की पिक्चर एट ए टाइम एक ही फिल्म करूँगा। मतलब यशराज में जब यश जी की पिक्चर चल रही है तेरी नहीं होगी, तो दोनों पिक्चरें साथ नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने फिर, मुझे यश जी की ये बात ठीक लगी कि ऋषि कपूर के साथ मैं करूँ ये वाली फिल्म, तो अमित जी के साथ फिर कभी जिंदगी में करेंगे काम। जी 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 तो फिर वो ये वाली कहानी हमने, दूसरा आदमी की जो कहानी थी, इनके ही एक फ्रेंड था राजू सहगल, ऋषि कपूर का, अच्छा उसकी स्टोरी थी। अच्छा उसकी स्टोरी सागर सरजीत साहब ने लिखी, स्क्रीन प्ले डाला उन्होंने, और उन्होंने उसमें अपने हिसाब से जो ओरिजिनल कहानी में राखी का कैरेक्टर नहीं था, राखी का कैरेक्टर जोड़ा, और ये जो फाइनल शेप जो है ये जो है इसमें वो है। तो वहां से शुरू हुआ और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट था, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था, और आज भी लोग हमको, म्यूजिक भी काफी बहुत अच्छा राजू रोशन का था। राजेश रोशन बहुत अच्छा म्यूजिक दिया, बड़े प्यार से, क्योंकि राजेश रोशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के असिस्टेंट होते थे और मैं यश चोपड़ा जी का, तो दाग में हम दोनों आपस में दोस्त हो गए। अच्छा। तो जब मैं पिक्चर बनाने लगा तो राजू रोशन ने फौरन हाँ कर दी। उसकी तब एक ही पिक्चर आई, तब मुझे तभी बना था वो पहली वाली पिक्चर जो उसने की, वो हिट हो गई महमूद वाली, और फिर उसके बाद जूली हिट हो गई उसकी, फिर मेरी दुनिया, ये अपना दूसरा आदमी। जी, इसी फिल्म का गाना था चल कहीं दूर निकल जाए। हाँ, क्या आइकॉनिक गाना था, दूसरा आदमी। मतलब वो गाना, उसके बारे में जरा बताइए, बिकॉज ये अचानक मुझे याद आया कि एज एन एक्टर जब हम, मतलब जब कुछ थिएटर वगैरह की ट्रेनिंग किया करते थे, तो एक वाहिद गाना था जिसमें जो सिंगर्स थे दे वर सिंगिंग लाइक एक्टर्स। चल कहीं दूर निकल जाए, फिर वो ट्रांजिशन होता है, जी। वो शशि कपूर कुछ और गा रहे हैं, फिर ये ऋषि कपूर कुछ और गा रहे हैं। उसमें क्या दो बातें थी जी। एक तो अपने शशि साहब के साथ उन्होंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया था, शशि कपूर साहब ने। जी जी जी। और जब ये आइडिया हमने ओके किया था, एक दिन एक मैगजीन में फोटो आई ऋषि कपूर की गले में, और कहा कि हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि, समथिंग लाइक दैट। अच्छा। तो मुझे लगा कि यार डबल रोल नहीं होना चाहिए। राइट। ये राखी की जिंदगी में शशि कपूर आए थे जिनका शक्ल ऋषि कपूर से मिलती है। जी, मेमोरीज है उनकी, उतना है। हाँ। और शक्ल भी मिलती है। हाँ। दोनों का सेम ब्लड है, सेम चक्कर है ना। जी। तो वो एक दिल में बात आई, तो शशि कपूर साहब ने कहा रमेश मैं गेस्ट रोल नहीं करूंगा। मैंने कहा मेरी फिल्म नहीं बनेगी, आप नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मुझे आके कहानी सुना दो। तो हार्कनेस रोड में रहते थे बम्बई में, तो वहां से सुबह में उनके घर गया, उनके साथ नाश्ता किया, उन्हीं की गाड़ी में बैठा और रास्ते में कहानी सुनाई। अच्छा, पूरी कहानी। अच्छा। नटराज स्टूडियो तक पहुंचते उन्होंने कहा जा बेटा तेरी पिक्चर मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम मत देना, पहले नहीं अनाउंस करना कि शशि कपूर है इस पिक्चर। अच्छा। वो नहीं आना चाहिए, सरप्राइज आना चाहिए। जी। तो वो सरप्राइज हम उनको गाने में उसमें लेके आए, इसी तरह दिखाया।
और किशोर कुमार, रफी साहब, रफी साहब का और लता जी। लता जी। ओहो हो, मतलब डिवाइन। तो जब वो आते थे स्क्रीन पे शशि कपूर जी, तो ऑडियंस हैरान होती थी कि अरे शशि कपूर, शशि कपूर आ गए। ये मस्तियां जिस तरह से बोलते हैं, अब वो क्रेसेंडो लेके जाते हैं ना, क्रेसेंडो लेके जाते हैं कि जहां पे वो रुकता है, वो मतलब एक लेडी है जो अपने पुराने प्यार को याद कर रही है, और Correct. वहां से जो उठाते हैं शशि साहब, अरे माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा। मतलब बहुत बेहतरीन जी। अब क्या ये सच है कि राखी जी ने बसेरा फिल्म में अपनी छोटी बहन के रोल के लिए रेखा जी को रेकमेंड किया था? उन्होंने किया, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। बसेरा में क्या था कि शुरू में जब हम सोच रहे थे कि दो बहनें, एक बड़ी बहन एक छोटी, और राखी जी हमारे साथ ऑलरेडी काम कर चुकी थी कभी कभी में भी, पहले तो आप उनके साथ भी थे। उनके साथ भी, और इसमें काम किया दूसरा आदमी जी, में, दूसरा आदमी में, तो अच्छा रैपो हो गया था जी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा देखिए ये दो रोल है, जो भी आपको रोल लेना है आप चुनिए, अकॉर्डिंगली मैं दूसरी लूंगा। अगर आप छोटी बहन का रोल आपको ज्यादा पसंद आता है तो मैं बड़ी बहन नूतन को लूंगा, और अगर आपको ये बड़ी बहन करना है जी तो फिर मैं छोटी वाली एक्ट्रेस कोई भी। राइट। तो उन्होंने जब कहानी उन्होंने कहा नहीं मैं बड़ी करूंगी, ये इसमें रेखा को कर लो। अच्छा। मैंने कहा रेखा के साथ मैंने कभी काम नहीं किया है जी, और क्या वो मेरे साथ काम करना चाहेंगी नहीं करना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा मैं अभी फोन करती हूँ। तो उन्होंने फोन किया, नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट मिल गई। रेखा जी ने इंटरवल तक कहानी सुनी, बोले मैं पिक्चर कर रही हूँ जाओ, आगे सुनी भी नहीं, फिर बोले मैं बाद में सुनूंगी। तो वो ओके हो गया। और उसमें भी पहला हमने जो सेट, बहुत बड़ा सेट था, 1 महीने का सेट लगाया था पूरा, 1 महीने शूटिंग की थी उसमें। अरे वाह। मेन सेट पे। तो रेखा जी की भी 1 महीने की डेटें हैं, सब एक्टरों की हमने ऐसे डेटें ले ली। कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट उस फिल्म का, कोई ऐसा ट्रिविया? एक और चीज, इसी तरह शशि कपूर के साथ फिर बात हुई। मैंने कहा शशि जी इस पिक्चर में मुझे आप चाहिए, लेकिन आपका रोल नंबर 3 है, राखी रेखा आपसे ज्यादा बेटर रोल है उनका स्क्रिप्ट वाइज, आपका नंबर 3 है, लेकिन आप हीरो है पिक्चर के। फिर उन्होंने कहा मैं चांदीवाली स्टूडियो में शूटिंग कर रहा हूँ, आ जाओ उधर कहानी सुनाओ। अच्छा। मैंने सुनाई डिटेल में पूरी, बोले जाओ कर रहा हूँ। वाह। तो ये बात के भाई एक्टर को कभी एक्टर यानी सेकंड रोल करने में भी शशि कपूर ने, जब कभी कभी में सेकंड रोल था उनका, अमिताभ का भाई, तो उनको हमने बड़े उस ढंग से वो किया कि भाई वो करें कैसे, कि लोगों को कोई भी जाता था बोले यार तुम्हारा रोल बहुत जबरदस्त है, कभी कभी में ऐसा जाके बोलते थे जी। तो ऐसा सब चक्कर बना के उनको पहले से, मुझे कहानी सुनाते नहीं, हर कोई बोलता है बहुत अच्छा रोल है तुम्हारा। तो नेचुरली अगर स्क्रिप्ट सुनने वाला कोई हीरो भी होगा, अमिताभ बच्चन का रोल सुनने के बाद वो रोल नहीं करेगा। बराबर है, यू राइट। लेकिन सागर साहब के डायलॉग के साथ जब उन्होंने सुना पहली बार, हमने कहा सागर साहब के डायलॉग हो जाए तैयार। राइट। तो डायलॉग के साथ जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा मेरा रोल बहुत अच्छा है, चाहे नंबर 2 रोल है लेकिन बहुत बढ़िया है, आई डू इट। क्या बात है, ऐसा है। सो फिर आपकी एक फिल्म आई सवाल। जी। सवाल आप करना नहीं चाहते थे? जी जी। थोड़ी सवाल का ये था कि वो प्रोजेक्ट जो था, एक स्मगलर और एक पुलिस वाला, तो मैं जो इस तरफ निकल चुका था, दूसरा आदमी, फिर बसेरा, इस तरह की फिल्में करने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रखे हैं। नहीं, फिर ऐसा नहीं होता ना कि भाई एक स्मगलर है और एक डॉन है, और इस तरह की फिल्में मैंने की नहीं थी। और लेकिन यश जी कहते थे बेटा टाइप मत बनो, वो तुम उस तरफ मत जाओ, राइट, कि भाई बिल्कुल साफ सुथरी उसी तरह की कमर्शियल पिक्चर बनाओ। मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे, बहुत ख्याल रखा मेरा उन्होंने। वैसे ही बता दूं कि उनका और मेरा बर्थडे सेम था, वो मुझसे 12 साल बड़े थे, हम बर्थडे साथ में मनाते थे, सेम डे बर्थडे उनके घर मनाया जाता था। वाह। मेरे तो बड़ा कॉमन सा फैक्टर है, हम लोग राजा जी के थ्रू जानते हैं एक दूसरे को, और राजा भाई और मेरा बर्थडे सेम है। अरे वाह। मेरा 17 फरवरी है, उनका भी 17 फरवरी है, और राजा भाई मुझसे 20 साल बड़े। अरे वाह। तो मतलब मैं रिलेट कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि राजा भाई भी मेरा बड़ा ख्याल रखते। अच्छा। तो वो सवाल को बनने में इतना समय क्यों लगा? हाँ, ये भी
सवाल जो थी हमने जब शुरू की तो फटाफट जो शुरू का था वो हो गया। बाद में क्या हुआ, डेटों वेटों की कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। यश जी की पिक्चर भी शुरू हो गई थी दूसरी, उसमें भी डेटें चाहिए थी, तो वो डेटों के चक्कर में आगे पीछे करते हुए वो हमारा डिले हो गया मामला, थोड़ा डिले हुआ। और कितना डिले हुआ उसको बनने में? थोड़ा सा ही डिले हुआ, ज़्यादा नहीं। मतलब हमने 1.5 साल सोचा था, 2.25 साल लग गए थे। जी। ऐसा जमाना पिक्चर जो मैंने की उसमें टाइम लगा था। अच्छा। जमाना जो फिल्म थी ये सलीम जावेद का सब्जेक्ट था और उन्होंने मुझे ऑफर किया क्योंकि मैं राजेश खन्ना का दोस्त था, मैं ऋषि कपूर का दोस्त था। वो इस पेयर को लेना चाहते थे और उनके बीच में बनती नहीं थी। हाँ, उनकी बनती इस तरह नहीं थी कि पहली पिक्चर डिम्पल ने ऋषि के साथ की और शादी उसने राजेश खन्ना के साथ कर ली थी। तो ऐसा होने से थोड़ा सा एक दरार सी आई थी, हल्की सी जी। तो उनको लगता था कि मेरे साथ ही ये प्रोजेक्ट है जो ये पिक्चर मैं अगर करूँ, और वो पिक्चर भी लॉस्ट एंड फाउंड थी, मैं नहीं करना चाहता था। अच्छा। तो मुझसे कहने लगे ये सब्जेक्ट देख लो, ये कहानी है। मैंने कहा यार ये तो लॉस्ट एंड फाउंड है। तो कह रहे क्यों लॉस्ट एंड, हमारा लिखा हुआ भाई। वो बहुत अपने सलीम जावेद बहुत ज्यादा करते उरुज में थे उस समय। कहते हमारा लिखा हुआ सब्जेक्ट है, बोल कैसे सकते हो तुम? ऐसा मतलब। सही बात। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे प्राइस दे दीजिए अपने वाली। मतलब क्या मतलब अपने वाली? मैंने कहा जितने आप पैसे लेते हैं उतने पैसे मुझे दे दीजिए। पागल हो क्या? मैंने कहा मैं नहीं। तो साहब वो कहते थे हम 14 लाख लेते हैं फिल्म में काम करने, 7 लाख ये 7 लाख दे। तो मैंने कहा मुझे 7 लाख दे दो। अच्छा। तो बोले नहीं, दूसरे डायरेक्टर हमारे पास 2-2.5 लाख वाले हैं जो करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा उनको ले लीजिए। अलबत्ता ये हुआ कि मुझे वो फिल्म मिली, जो भी रीज़न रहा होगा कि राजेश खन्ना ऋषि कपूर समझ लो, राइट, या जो भी रहा होगा, तो मुझे वैसे भी उनके साथ भी मेरी अच्छी खासी डिस्कशनें ड्यूरिंग उनकी लिखी हुई पिक्चरों में होती थी। जो बातचीत जी खुल के बोलता था, मेरा जो रिएक्शन होता था एज क्रिटिक, जी असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह जो खुल के बात करता था, इस वजह से वो जानते थे ये आदमी अपना काम जानता है, ऐसा कुछ। पर मुझे जरा सा पैसे लेने में ये था, पैसे मैंने मांगे इसलिए ज्यादा थे कि मुझे बाहर से जब ऑफर आती थी उस वक्त तो 10 लाख रुपए की ऑफर आती थी। अच्छा। तो मैं, अब इनके साथ तो दोस्ती भी थी, जो कहते हम कर तब मैं करता, लेकिन उन्होंने बहुत कम पैसे कह दिए थे ये वाले। तो ये इंडस्ट्री में ये बातचीत होती रहती है। जी 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 जी। तो उन्होंने पैसे मुझे वो दे दिए, किया। अब जो फाइनेंसर थे उनके, वो बाहर से आए थे, वो दिल्ली या वहाँ के थे, और उनके 12 महीने तक बाकायदा शूटिंग चली, पिक्चर 80% बन गई थी। अचानक उन्होंने जयपुर में होटल खरीद लिया, फाइनेंसर ने। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार थोड़ी रुको, मैंने होटल खरीद लिया, मेरा पैसा वहां लग गया। अब जो रुके तो आप राजेश खन्ना की डेट या ऋषि कपूर की डेटें वो चली जाती है ना डेटें। राइट। हाँ, हमने तो लेके रखी थी जी, वो दूसरे को गई, अब अगली बार लाइन में बैठो पर जी। वो करते करते वो पिक्चर डिले हो गई थी। अच्छा, लेकिन आपकी उस फिल्म में संजीव कुमार साहब भी थे, राइट? नहीं, संजीव कुमार तो उसमें थे, सवाल में थे। सवाल में थे। तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस? संजीव कुमार भी मेरे साथ क्या है, वो इप्टा के एक्टर थे, स्टेज के एक्टर थे। अच्छा। तो हमारा मतलब इन लोगों के लिए, मैं इवन राजेश खन्ना के लिए मैं सागर सर्दी का भतीजा हूँ, तो उनका भतीजा हूँ। हालांकि मेरे से राजेश खन्ना 2 साल बड़े थे। जी जी, राइट। और हरिभाई 3-4 साल बड़े थे जी, या 6 साल बड़े थे जी, लेकिन भतीजा समझते थे वो भी जी। तो हम लोग उनके साथ जब हम फिल्म फेस्टिवल होता था तो हरिभाई सब फिल्में देखने जाते थे फिल्म फेस्टिवल की। अच्छा। तो मैं भी देखने जाता था, तो कहीं आगे लाइन में है तो मुझे आके ले जाते थे, अपने साथ खड़ा कर लेते थे। अच्छा। या ऐसा होता था। अच्छा। तो वो एक था। फिर बाद में जब त्रिशूल बनी तो मैं उसमें चीफ असिस्टेंट था, तो साथ में उठना बैठना, फिर वापस रिवाइव चीजें हुई। जब ये फिल्म बनी उन्होंने कहा हाँ करूंगा मैं, फटा करके रेडी हो गए।
अमित जी का भी ग्राफ काफी ऊपर नीचे, बिकॉज जैसा आपने पहले बताया अमित जी के बारे में कि वो एक फिल्म एक बैनर के साथ करते थे। मतलब अगर हम देखने जाएं तो मतलब सलीम जावेद साहब की बहुत सारी फिल्में थी और साथ में मेरे ख्याल से त्रिशूल के टाइम पे डॉन भी बनी। हाँ, और उसके आगे जो भी अमर अकबर एंथनी ये वो। यस। तो बहुत यश जी के फिल्मों में बहुत ठहराव होता था जिसमें अमित जी काम करते थे। जी। और बाकी बहुत लाउड कैरेक्टर्स हुआ करते थे। मनमोहन देसाई वो मसाला फिल्में होती थी। हाँ, जो वो मन हर से एक करते अपना थे। है ना, फ्लेवर होता उनका था। फ्लेवर है भाई, उनको ये चीज पसंद है और वो श्योर है। वही सब्जेक्ट आप मेरे पास लेके जाएं तो शायद मैं घबराऊंगा। You're right. तो हर आदमी का अपना है। हाँ, उसी तरह की but he was सब्जेक्ट को शरारत भरी पिक्चर मनमोहन जी को बनाने अच्छी लगती थी और जी। वो अमित जी उनके संग वो करते। अमित जी ज्यादा सवाल वाल नहीं करते। अमित जी बस पहली बार जब सब्जेक्ट सुना उनको जो चीज अच्छी लग गई वो ग्राफ अपना मेंटल भी बना लेते थे। हाँ। वो करते हुए वो अपना मेथड एक्टर थे, मतलब अपना पूरा का पूरा काम वो कर लेते थे। और आज भी वही करते हैं। मतलब इसीलिए इतना लंबा उनका इतना लंबा करियर उनके डिसिप्लिन की वजह से ही है। लेकिन उनका भी जब शुरुआत हुई ये जंजीर से पहले वो अच्छी नहीं थी जी। जब उससे पहले की उनकी फिल्में चली नहीं, 6-7 फिल्में नहीं चली थी, नहीं चली और वापस जाने लगे थे जी, इंडस्ट्री छोड़ के वापस जाने वाले थे जी। फिर उनको विशिदा वाली वो पिक्चर मिली, जंजीर मिली। नहीं, जंजीर से पहले आनंद में उनको वो बहुत अच्छा रोल था। हालांकि इनकी भी कहानी थी शायद वो कि उनको जंजीर भी कैसे मिली, क्योंकि जावेद साहब और वो डैनी को लेना चाहते थे। नहीं, जावेद साहब ये लोग गए थे पहले देवानंद साहब के पास। अच्छा। उन्होंने ना कर दिया। अच्छा। ऐसे 2-3 लोगों ने, बड़े हीरोज ने ना बोला। हाँ। तो ये न्यू कमर थे अमित जी, राइट। तो उन्होंने कहा अमित क्या, तो पहले ही उनको बोल दिया था प्रकाश मेहरा जी को जी अमित जी की से, तो प्रकाश मेहरा ने ओके किया। फिर आपने एक फिल्म की दुनिया जी दुनिया में दिलीप साहब, अशोक कुमार, दिलीप जो वहाँ सब थे दुनिया में, पूरी दुनिया तो पूरी है। तीनों बड़े विलन थे जी। प्राण साहब, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, तीनों थे। इधर प्रदीप कुमार दोस्त के रोल में थे, उस जमाने के हीरो प्रदीप कुमार, अशोक कुमार जी सीनियर जी। तो इतने लोग सब, तारा जी गेस्ट रोल में, हाँ यूसुफ साहब तो थे ही। तो उसमें हुआ ही है कि जब सलीम जावेद अलग हुए उसी वक्त, तो मुझे जावेद साहब ने कहा कि भाई देखो मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं, अभी किसी को बताना मत, और ये जो फिल्म तुम कर रहे हो यश जौहर वाली, तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, या जो व्हाटएवर। देखो तो उन दिनों इनके यश जौहर के साथ कुछ अनबन सी चल रही थी, कुछ हुआ था सलीम जावेद साहब का और उनका, जो होता है फिल्म इंडस्ट्री में छोटी मोटी चलती रहती है, छोटी मोटी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो मैंने यश जौहर साहब से बात की कि देखिए भाई, आधे प्राइस में सलीम जावेद वाले जावेद मिल रहे हैं आपको, तो आपको सलीम साहब के पैसे नहीं देने, आप देख लो बिजनेस वाइज। और मुझे जावेद साहब के साथ मैं रिलैक्स हूँ। जावेद साहब मुझसे 3 महीने छोटे हैं उम्र में। अच्छा। तो हमारा साथ वो चलता था उनका, वो मुझे, मैं उनको जावेद साहब कहता और वो मुझे रमेश जी कहते थे। ये दोनों का हमारा शुरू से, एज असिस्टेंट भी मुझे रमेश जी बुलाते जी। ये रमेश ऐसा नहीं बोलते, रमेश जी। और मैं हमेशा तब भी उनको जावेद साहब जी। तो वो एक हमारा, तो फिर उनकी वाइफ मेरी असिस्टेंट भी थी मेरी फिल्मों में, हनी मेरी असिस्टेंट होती थी फिल्मों में। अच्छा। हाँ, हनी रानी जी। हनी रानी, अच्छा। वो भी बसेरा में असिस्टेंट थी, दुनिया में थी जी। तो फिर मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अलग एक मीटिंग करेंगे जी, जिसमें रमेश तलवार नहीं चाहिए, यश जौहर साहब एंड जावेद साहब ने आपस में मीटिंग की, जो भी इशू था उन्होंने सॉल्व किया, और फिर हम लोग पिक्चर अनाउंस की। अब जो फिल्म करने लगे जब, तो कहानी मिली नहीं अभी, क्योंकि जो इन्होंने वन लाइनर दी थी पहले, नहीं कुछ भी नहीं था, खाली टाइटल सोच लिया था दुनिया। अच्छा। अभी कहानी नहीं बनी। मुहूर्त का डाला दिलीप कुमार जी, ऋषि कपूर, ये कास्ट होगी।
और फिर उसके बाद जब मुहूर्त कर लिया, उसके बाद जावेद साहब ने लिखना शुरू किया। आइडिया सुनाया मुझे, यश जोहर साहब को भी आइडिया सुनाया, फिर दिलीप साहब के साथ उन्होंने सिटिंग की, उनको सुनाया, उनके भी इनपुट्स लिए, जो भी उनको रिएक्शन थे जी सारा करके बाकायदा फिर ये बाहर चले गए लिखने के लिए। वहाँ से जब आधी स्क्रिप्ट हो गई थी, आके हमको सब कुछ जी सुनाया, फिर बाद में लिखते रहे। जी। तो चूंकि आपने बहुत काम किया है सलीम जावेद साहब के साथ, अगर आप जवाब देना चाहें, बिकॉज आप अकेले साक्षी हैं, उस जमाने के बहुत कम लोग हैं, सलीम जावेद की जोड़ी के टूटने का मेजर रीजन क्या था? नहीं, कोई खास नहीं, और टूटने वाली बात नहीं थी। देखिए, एक स्टेज पे आपने 24 फिल्में उन्होंने साथ में की हैं, जी जिसमें से 22 हिट थी। जी। तो वो सारा करते करते आप एक सेचुरेशन पॉइंट पे Point पहुंच पे आ जाते हैं खुद ही। जी तो जो हल्की हल्की एक आध कमजोर पिक्चर थी भी उनकी, जी वो भी उसमें भी बड़ा दम था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। जी। अब क्या हुआ कि जावेद साहब गाने लिखना भी चाहते थे। करेक्ट। वो उनके अंदर उनके फादर वाला जो पोइट का जी, बेटा जो था, जी, वो जाग रहा था। एक वो काम करना चाहते मजाज थे। के खानदान से आते हैं हाँ, वहाँ मजाज उनके मामा उनके मामा। मामा जी और इनके पिताश्री बहुत बड़े लिरिक राइटर जी जी जान निसार अख्तर साहब। जी जी तो ये चाहते थे अंदर से कि वो भी करें साथ में काम, लिरिक राइटर बने हुए हैं। लिरिक राइटर बनने का। एक पॉइंट ये था। दूसरा वो क्या है कि सलीम साहब जो थे 12 साल सीनियर थे उनसे, वो बड़े भाई की तरह ही थे, राइट और ये उनको बड़ा भाई समझते थे आपस में। राइट राइट। तो एक स्टेज में जाके होता है ना, बाप बेटे में, बेटा जब जवान होता है तो उसको यूं लगने लगता है। जी जी जी। उनमें भी हल्का सा वो आता है, हाँ, बड़े भाई और छोटे भाई में भी ऐसा है, जी हल्का सा इनको अंदर से ऐसा लगा, हल्का। और चुपके से अलग से आपस में, किसी को इंडस्ट्री में नहीं पता लगा था। जी और इनफैक्ट बात यह है कि मैंने कोई जावेद साहब के साथ पहले पिक्चर करके मैंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया इनके तोड़ने में, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि मैं सलीम साहब के पास में गया था अलग पिक्चर करवाने के लिए। अच्छा। सलीम साहब के पास में गया था, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, उनके पास श्री देवी की डेटें थी। तो मुझे जावेद साहब ने कहा कि सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है श्री देवी के लिए। तो मैं गया, सलीम साहब के पास कोई ऐसा है जी, इनके पास डेटे हैं आप। तो उन्होंने आके सब्जेक्ट सुनाया। सब्जेक्ट जो है पूरा कंप्लीट नहीं था अभी। अच्छा। और इनके पास डेटे अगले महीने की थी। तो अगर तो तैयार होता तो हो जाता था जी। नहीं हुआ। फिर मैं फिर से गया सलीम साहब के पास। साहिबा के बाद मेरी साहिबा पिक्चर में मेरे प्रोड्यूसर DK चावला साहब जी, उन्होंने कहा कि मैं और बड़ी पिक्चर बनाना चाहता हूँ। पहली पिक्चर में साहिबा में मेरे साथ ऋषि कपूर और संजय दत्त और माधुरी दीक्षित थे। तो और बड़ी पिक्चर बनाना चाहता हूँ, ये करना है। तो मैंने कहा भाई सलीम साहब के पास सब्जेक्ट है, हम चलते हैं। जावेद साहब के पास ऑलरेडी 2-3 पिक्चरें हो गई थी, वो बिजी भी हो गए थे। तो हम चलते हैं उनके पास। हम गए, प्रोड्यूसर ने उनके साथ अलग मीटिंग की जी। तो उन्होंने कहा कि कौन सी बड़ी पिक्चर क्या करना चाहते हैं। बोले भाई आपको लेना चाहते हैं एज राइटर पहले, और अगर आप अलाउ करें तो उसमें आपका बेटा अगर हो तो और भी अच्छा है, जी, देख लीजिए। और हमारे पास संजय दत्त भी है, संजय दत्त हमारे साथ फिर से करना चाहता है पिक्चर। ऋषि कपूर भी है, जैसा आप चाहें, सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट के ऊपर है। उन्होंने अभी कहानी सुनाई नहीं थी, लेकिन फैसला हो गया था, पैसा वैसा तय हो गया था कि उनका बेटा क्या पैसे लेगा और सलीम साहब का। लेकिन बाद में मेरी पिक्चर के जैसे ही नेगेटिव कटिंग हुई तो मेरा प्रोड्यूसर की डेथ हो गई थी। तो वो प्रोजेक्ट जो है सलीम साहब के साथ नहीं कर पाया। ये शायद उसी दौरान की बात है। फिर संजय दत्त और सलमान का फिर साजन आई। वो साजन आई उसी के बाद। राइट। तो हमारा मतलब उस तरह बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं दोनों के संग। मेरे लिए भी सलीम साहब बड़े भाई की तरह थे। जी जी। मेरे साथ उनके ऐसा वो नहीं था। मेरे इवन जमाना की तो एडिटिंग में फाइनल में मेरे साथ बैठते थे जी, कि कुछ काटना वाटना है तो बाद में फिर टाइम नहीं है हमारे पास, संग बैठो जिसको देखते जाओ क्या ऑब्जेक्शन है कि फाइनल पिक्चर में एंड में जी एडिटिंग पे भी बैठे थे। सलीम साहब का मतलब एक कांस्टेंट मेरे ख्याल से लास्ट उनकी 7 की फिल्म शायद मिस्टर इंडिया रही।
हाँ, साथ में मिस्टर मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया भी इन्होंने पहले से लिख ली थी। अच्छा। साथ वाली पिक्चर पहले से प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया हुआ था, हम्म, जो अलग होने के बाद बनी है। हाँ, राइट 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 अलग हो चुके थे, लेकिन चूंकि वो लिखी हुई थी साथ में, जी तो ये प्रोजेक्ट जावेद साहब का था जी actually। जी 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 तो लेकिन सलीम साहब और दोनों कंबाइंड नाम आया बाकायदा। हाँ, नहीं नहीं, कितनी हम्म। ये ट्रिवियाज कितने इंपॉर्टेंट ट्रिवियाज हैं जो लोगों को शायद मालूम नहीं है। और आपने तो बहुत काम किया है। सो क्योंकि हम सभी के महानायक हैं, अमित जी के बारे में आपका क्या मतलब, आपने इतनी उनके साथ फिल्में की हैं। भाई मैंने कहा ना आपसे कि वो एक दिन में डबिंग में पहुंचा, उनकी डबिंग थी एक्चुअली, तो वो आने वाले थे 7 बजे, तो हमको पता है वो 7 बजे बोलेंगे, 7 बजे आ जाएंगे। तो मैं कुछ 6:30 पौने 7 गया। मैं जोक मार रहा हूँ अपने साउंड रिकॉर्डिस्ट के साथ, और फिर कुछ और आपस में दो यंगस्टर जैसे आपस में बात करते हैं। अचानक नजर गई कि कोई एक आदमी पहली रो पे मुंह पे शॉल लेके सोया हुआ है। देखा तो अमिताभ बच्चन मुझसे पहले वहां आए हुए हैं डबिंग करने के लिए, और मैं घबरा गया क्योंकि मैं जो जोक वोक मार रहा था उनके सुनने लायक नहीं था। अच्छा। तो मैं कहा अमित जी तो टाइम पे आएंगे भाई, 7 बजे आ जाएंगे। तो मैं 15 मिनट पहले था, वो मुझसे पहले आके बैठे होते। अरे बाप रे। ये उनका डिसिप्लिन, वो जो टाइम देते थे उस पे आते थे, कोई चीज नहीं थी, किसी चीज में फर्स्ट ये झंझट नहीं था उनका। हाँ, बहुत सारे आर्टिस्टों का होता था, 4 घंटे लेट आते थे, किसी का क्या था, किसी की क्या प्रॉब्लम होती थी। इनकी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं थी। किसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला भी तो शत्रुघ्न सिन्हा को हाँ, कि वे निकलते तो सेट से साथ ही साथ में में थे। थे, हाँ। आप 8 घंटे लेट कहाँ होते थे? हाँ, करेक्ट है, वही है, वो था, ऐसा ही है, सबका था। तो अभी मैंने शत्रु जी के साथ एक फिल्म की है, अच्छा जिसमें शत्रु जी प्रोड्यूसर भी हैं, उनके वाइफ प्रोड्यूसर हैं, अच्छा और रेखा जी हीरोइन है। अच्छा। अभी? हाँ, मतलब थोड़े साल पहले, वो रिलीज नहीं हुई अभी। अच्छा तो वो फिल्म बहुत हंसती खेलती फिल्म बनाई है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है। तो उस फिल्म में भी मैंने जब शत्रु जी के साथ फिल्म करने लगा, तो मैंने शत्रु जी से पूछा, इस पिक्चर के आप प्रोड्यूसर हैं, कितने बजे सेट पे आएंगे आप? जी क्योंकि मैं दिलीप साहब से पूछा करता था जी ये चीज, तो मुझे कोई एतराज नहीं आप लेट आए, हाँ लेकिन मुझे पता होना चाहिए आप इतने बजे आए। जी तो जो दिलीप साहब ने उस वक्त ये कहा था कि देख बेटा, मैं जो है ना, लेट नाइट हो जाती है तो मैं कुछ 10:30 बजे तेरे पास पहुंच जाया करूंगा, और तैयार व्यार होके 12 बजे तेरे सेट पे आ जाया करूंगा। हाँ फिर तू मेरे 1-2 शॉट जो लेने हैं लंच कर दे, हाँ लंच ब्रेक कर, और शाम के फिर लंच के बाद हम काम शुरू करेंगे। 5-6 बजे तक मेरा काम कर देना, 6 बजे मुझे छोड़ दोगे तो मैं सोसाइटी का कुछ काम करूंगा। मेरे यहाँ सोशल वर्क बहुत होता है, वो लोग आते हैं काम किसी का करवाना, वो कई ऐसा ही थे। तो मैंने बिल्कुल क्लियर है, मैं क्लियर था। मैं ऋषि कपूर को कहता था, भैया साहब आ रहे हैं 10:30 बजे, जी हम लोग मिलते हैं 9 बजे। जी तो वो कहता था, नहीं साले 9 बजे कोई टाइम है, 9:30 आता हूँ। ऐसा करके एनीवेज, जब साहब आएंगे, मेकअप करेंगे, दाढ़ी लगाएंगे, विग लगाएंगे, वो सब करने में 12 तो बज जाएंगे, तो हमारा तब तक सीन हो जाएगा। जी वो 10 बजे इस ऋषि आता था, 10 से 12 में एक सीन उसके साथ कर लेता था, 12 बजे मेरे साहब के साथ काम शुरू कर देता था। सिमिलरली शत्रु जी से मैंने पूछा है इनकी शूटिंग जी कि आप कितने बजे आएंगे, आप लेट आते हैं तो, और जितने बजे बोलो। मैंने कहा नहीं, आप कंफर्टेबल कितने बजे आएंगे वो बोलो। जी तो बोला 11 बजे। मैंने ठीक है। तो रेखा जी साथ में है, तो रेखा जी 9 बजे आ जाती है। तो मैं रेखा जी से बोलता था कि मैं आपका पहले ये काम कर लूंगा, वो जब आए। और कई बार ऐसा होता था कि मैं रेखा जी के साथ काम कर रहा हूँ, शत्रु जी कहते मैं रेडी तैयार हो गया हूँ भाई। मैंने कहा आपने मुझे 11 बजे का टाइम दिया था, अभी मैं रेखा जी के शॉट ले रहा हूँ, आप देखिए प्लीज थोड़ी वेट करिए, ऐसा। तो वो अगर आप एक्टर से पहले आपका बातचीत हो गई है, फिर मुश्किल नहीं होती। जी जी होता तब है जब आपने मुझे 10 बजे का टाइम दिया और आप 2 बजे आ रहे हैं, जी वो गड़बड़। जी। सागर सरहदी जी के साथ भी आपका बहुत आपने काम किया, उनके साथ कैसा रिश्ता था आपका? भाई सागर सरहदी मेरे बड़े भाई की तरह, एक तो मेरे चाचा, मेरे फादर के छोटे भाई, और दूसरा
मतलब मैं उनका बच्चा था भाई, जी तो सारी जो राइटिंग वाइटिंग कर जो भी वो करते थे, मैं उनका फैन था उनकी राइटिंग का। जी। उनकी चीजें मुझे उनसे ज्यादा याद थी, अच्छा। कहानियां भी, उनके डायलॉग भी, उनके ड्रामे के डायलॉग, जितने ड्रामे डायलॉग उनके थे मुझे मुंह ज़बानी याद होते थे, सब चीजें। तो जब कोई वो चीज कहते थे तो मेरे पल्ले जल्दी पड़ती थी। राइट राइट राइट। उनका उनका हैंडराइटिंग, उनका फ्लेयर, उनका बात कर, उनका ह्यूमर, उनकी चीजें सारी, उनकी पोइट्री, डायलॉग में उनका जो पोइटिक डायलॉग होते थे उनके, जी जैसे शायर लिख रहे हैं उनके डायलॉग आप देखेंगे, चाहे कभी कभी के हों, चाहे दूसरा आदमी के हों, लगता है किसी शायर ने डायलॉग लिखे हैं, ऐसे डायलॉग होते। तो बहुत बहुत काम किया, और आखिरी मोमेंट तक जब उनकी डेथ हुई, हम संग थे जी जी ये जो अपनी पूरी करके गए, जी 90 साल की उम्र में गए हैं, जी 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 लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी, जी। अकेले थे। तो हम भतीजे ही उनके साथी उनके थे। साथ रहते थे। सो तलवार साहब, इप्टा में आपका सफर कैसे शुरू हुआ? जैसा मैंने आपसे कहा कि इप्टा में पहली बार तो मैं चाइल्ड आर्टिस्ट, इनकी कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, बलराज साहनी जी के ग्रुप में से जी जी जी। वहाँ गया। तब फिर 69 में क्या हुआ कि एक प्ले करने वाले थे, उसका नाम था आखिरी शमा, अच्छा। जो 1857 में एक मुशायरा हुआ था जो लाल किले में हुआ था, जिसमें सब बड़े बड़े शायर थे उस मुशायरे में जी। तो उसको यादगार मुशायरा के नाम से लिखा गया था पहले जी। तो उसके ऊपर कैफी साहब ने प्ले बनाया था आखिरी शमा, जिसमें गालिब है, मोमिन है, तो बादशाह का नुमाइंदा भी आता है अपना सुनाने के लिए जी। ऐसे सारे शायर हैं जी। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है वो कॉमेडियन है। अच्छा। वो कोई आदमी रोल कर रहा था जिसको अचानक बाहर जाना पड़ा, अच्छा। इंडिया के बाहर जाना पड़ गया जी। और इनकी डेट फिक्स थी कि रिलीज डेट है 17 फरवरी 69 एट लाल किला। तो लाल किले पे प्रेसिडेंट आने वाले थे, सब ऐसा सब बड़े बड़े लीडर्स आ रहे थे और गालिब के 100 साल मनाए जा रहे थे, उनकी डेथ के 100 साल। तो कैफी साहब ने कहा भाई सागर के भतीजे को बुलाओ, ये रोल वो करेगा। तो 19 दिन रह गए थे, वो मेन रोल था थ्रू आउट। हर शायर के पास ही जाता है और उसकी क्या हालत होती है, अच्छा। शायर किस तरह के बिहेव करते हैं, हर एक अपना तेवर होता था, कैसे मनाता है, कैसे इतने लोगों को जमा करता है वो, ये तो वो मेन रोल था। अच्छा। ये प्ले हम आज तक खेलते आ रहे हैं, 51 साल हो गए, 52 साल अभी भी चल रहे हैं और मैं सेम रोल कर रहा हूँ। हाँ सेम, विग वगैरह लगाता हूँ, दाढ़ी वाड़ी है पूरा। 50 साल से? 50 साल से कर रहा हूँ। जब छोटा था तब तो विग लगानी थी कि बड़ा लगने के लिए, तो उन्होंने विग लगाई थी, सब करके दाढ़ी मूंछ वगैरह करके सब किया था कि जरा मैच्योर लगूं जी। और फिर आज तक करता आ रहा हूँ सेम रोल। विग वही है, बच्चा बड़ा होता गया। बच्चा बड़ा होता, बच्चा बूढ़ा हो गया, बच्चा बूढ़ा हो गया। नहीं, अरे आप अभी बिल्कुल भी, मतलब अभी तो पूरे टक्कर में आप। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसके साथ ही इप्टा में मैंने शतरंज के बारे जिसका जिक्र किया था, बी.आर. चोपड़ा ने, जो यश चोपड़ा, वो भी प्ले उसी वक्त शुरू किया मैंने, और आज वो भी 50 साल से चल रहा है। अभी अगले हफ्ते उसका फिर शो है। अरे वाह, पृथ्वी पे आइए आप देखने, 14 बिल्कुल 14 को आइए आप, 14 रात को 9 बजे। बिल्कुल मैं आता हूँ पृथ्वी पे। सो एज ए डायरेक्टर इप्टा में आपने काफी बहुत प्लेस किए। सो कुछ यादगार प्लेस आपके दिमाग? सारे प्लेस अच्छे हैं मेरे, मतलब मैंने चुन के ही किए हैं। तन्हाई प्ले पहला था जिसमें शबाना जी की मदर जी शौकत कैफी जी ने रोल किया था, एक्ट्रेस का रोल किया, रिटायर्ड एक्ट्रेस, बहुत जबरदस्त था। और वो प्ले देख के लोग करते थे कि उसमें मैं बच्चे का रोल भी करता था, उनको मिलने आता हूँ मैं। और जब मैं स्टेज पे आता था तो ऑडियंस में से बोलते थे इस बच्चे ने डायरेक्ट किया प्ले। इसने वो साइकोलॉजिकल प्ले था, लेकिन वो सागर सरदी साहब ने लिखा इतना अच्छा था वाह कि वो, और भरत कपूर बेटे का रोल कर रहा था, और हंगल साहब एक प्रोड्यूसर, सिंधी प्रोड्यूसर का रोल करते थे, जो बाद में आता है
उनका आशिक है एक्ट्रेस का। और बहुत प्ले चला, बहुत ज़्यादा। उससे पहले क्या होता था, पहले ज़माने में हिंदी नाटक के 5 शो होते थे खाली। 5 शो होते थे, बोलते थे जुबली हो गया 5वां शो। अरे वाह। ये पहला मेरा प्ले था जो 25 शो उस वक्त चला था, तन्हाई। अच्छा। तेजपाल थिएटर पे करते थे हम। 25 शो उसके किए थे हमने ऐसे। आज किया है, फिर अगले महीने किया है, फिर अगले महीने किया, ऐसा करके 25 शो किए थे जी। सो थिएटर आपके मुताबिक थिएटर अभिनेता को कैसे ग्रूम करता है? क्योंकि आने वाले बच्चे नहीं, बहुत सब सारे। वो होता है। देखिए, थिएटर तो एक ऐसी चीज है, उसमें आप रगड़ते हैं, जी अपनी छोटी छोटी चीजें सीखते हैं, आपको पता ही नहीं हो रहा आप सीख रहे हैं। जी मैं किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं गया हूँ, जी मैं कोई एनएसडी में नहीं गया हूँ। थिएटर करते करते सीखा हूँ जो सीखा हूँ। जी जी जब बाद में फिल्म डायरेक्शन में आया हूँ तो यश जी के साथ काम करते करते सीखा हूँ। यश जी ये थोड़े मुझे बोलते हैं बेटा ये होता है, ऐसे होता है। ऑन जॉब यू हैव लर्न। बस वो काम करते, आप सामने देख रहे हैं, सीख रहे हैं। जी इस तरह काम है। तो हमने जो काम जो किया उस वक्त, तो जो लोगों ने हमको काम करते हुए देखा, बाद में बहुत सारे एक्टर हमारे साथ ड्रामों में काम करना चाहते थे। मैंने पहला प्ले किया बाहर के लिए, क्योंकि ये जो मैं इप्टा के लिए प्ले करता हूँ ना, तो इप्टा में हम लोग कमर्शियली पैसे नहीं देते हैं। अच्छा। पैसे नहीं मिलते हैं हमको, जेब खर्ची मिलती है कन्वीनियंस वाली। कैसे? जितने का टिकट बिका, 350 का टिकट है तो 350 मिलेंगे। आज 500 रुपये का टिकट है तो 500 मिलेंगे। अच्छा। हाँ, 750 का टिकट रखा हो तो 750 मिलेंगे। अच्छी मैथमेटिक्स थी। ये है, एक टिकट के पैसे मिलते हैं हर एक को, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट है, चाहे वो डायरेक्टर है। अच्छा। सबको सेम मिलेगा। अच्छा। और फिल्म स्टार के साथ हमको बहुत पैसा मिलता है। जी। तो मैंने पूजा भट्ट के साथ एक ड्रामा किया, पूजा भट्ट और भरत कपूर को लेके अमेरिका टूर किया, बहुत पैसे मिले। कमर्शियल जी प्ले लेके। उसके बाद जया बच्चन जी के साथ किया, माँ रिटायर होती है, बहुत मशहूर प्ले है मेरा। उस पे तो आने वाला हूँ। 2000 में उन्होंने किया जी, उनको आप यूएस ले गए, यूएस उस पे मैं आऊंगा, आपने कैसे कन्विंस किया वगैरह। अभी तो जर्नी आपकी यहाँ से इप्टा के बहुत सारे क्लासिक प्लेज आपने किए हैं। सबसे ज्यादा दिल के करीब आपका कौन सा प्ले है, एक बताइए। ऐसा कहना, ये जितने आपके औलाद होती है ना, ये प्लेज आपकी औलाद है जी। आप किसी एक को नहीं कहना। मतलब ये जो नहीं चला या जो नहीं अच्छा गया जी उसको आप छोड़ दे, भूल सकते हैं। जी लेकिन सारे प्ले अगर आपके बहुत सारे चले हैं। जी लोक कथा मेरा बड़ा अच्छा प्ले था, बहुत जी। मुश्किल प्ले था, मराठी से लिया था मैंने, जी और मराठी राइटर रत्नाकर मतकरी से। जी मतलब के स्टेज पे 18 लोग काम कर रहे हैं और वो गांव वाले लोग हैं और प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं यहाँ पे। और एक लंगोटी में है और उसी में से एक कपड़ा उठाता है और आदमी कोट पहनता है तो आपकी तरह बन जाता है ऑफिसर, ये कोट पहन के। इस तरह का वो प्ले था। और क्या उसमें जबरदस्त, बहुत सीरियस प्ले था, लेकिन जी लोक कथा। फिर मेरा आज तक चल रहा है ये प्ले, जो शतरंज के मोरे, ये मेरा बहुत दिल का काबुली वाला। काबुली वाला जो है, वो काबुली वाला जो है वो फुल लेंथ प्ले नहीं किया है, वो 40-45 मिनट का है जी। है। तो उसमें अपने आसिफ शेख ने रोल किया, बहुत अच्छा रोल करते हैं। और जो बच्ची का रोल करती थी, आज बड़ी हो गई है, फिर दूसरी बच्ची को लिया मैंने अभी जी। तो वो तब से लेकर आज तक ये प्ले चल रहा है। जी 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 जी। तो अभी शबाना आजमी का प्ले एक है जिसमें शबाना आजमी जावेद अख्तर काम करते थे। अब उसमें कवलजीत आ गए जावेद अख्तर की जगह पे शबाना कर रही है। अभी भी 22 तारीख को पूना में है, फिर 5 अक्टूबर को बेंगलोर में। तो ये जो प्लेज होते हैं, ये प्लेज रियल अच्छे प्लेज हैं जी। एक तो स्क्रिप्ट जावेद साहब ने बहुत अच्छी लिखी है, उसकी कैफी आजमी जी के ऊपर है, कैफी साहब की लाइफ पे है जी। शौकत भाभी और कैफी आजमी की लव स्टोरी है। अच्छा। तो उनकी जिंदगी कैसे चली उसके ऊपर है। अच्छा। तो शबाना अपनी मदर का रोल करती हैं। हाँ। और जावेद साहब कैफी साहब का रोल करते थे जी जी जी। तो अब ऐसी चीजें जब मिलती है तो ऊपर चलती रहती है। 6 साल में शुरू किया था मैंने प्ले, आज तक वो प्ले चल रहा है जी 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 जी। सच अमेजिंग थिंग। जो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ प्ले किया 2002 में, आज तक चल रहा है, पति पत्नी और मैं। उसमें शत्रु जी रोल करते हैं,
सूत्रधार का रोल करते हैं, मेन रोल। अच्छा, बहुत जबरदस्त रोल। दैट इज अ कमर्शियल कमर्शियल में पूरा कॉमेडी है उसमें। साथ में राकेश बेदी है उसमें उनके साथ, और एक अच्छा। लड़की है, अच्छा और संजय गोरोडिया मेरा प्रोड्यूसर उसमें एक्टर भी है। अच्छा, बहुत अच्छा प्ले चलता रहता है, उसके शोज होते रहते हैं तो यही बॉम्बे में होते हैं या सब जगह। हम सब बाहर भी जगह? सारे अमेरिका में करके आया हूँ। सारे प्ले जो फिल्म स्टार्स वाले हैं वो सब अमेरिका में किए हैं पहले, क्योंकि अच्छा, एक बार गए तो 24-25 शो हो जाते हैं ऑल ओवर अमेरिका घूम के। जी 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 फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हम प्लेस करते हैं, 4 दिन हम ऐश करते हैं। जी, वहाँ के नाटक देखते हैं, वहाँ के लोकेल्स देखते हैं, चीजें देखते हैं, सीए कंप्लीट ऐश पूरा बहुत बहुत। तो वो फिल्म स्टार के साथ शो जब करके बाहर जाते हैं ना, जी तो लाखों रुपया मिलता है जी सबको, जी। एक्टरों को भी बहुत मिलता है, हमको भी बहुत मिलता है। जी जी जी, क्योंकि ऑडियंस वैसी है ना, डॉलर्स में और ये खर्च जब करते डॉलर हैं। में पैसा आता है हाँ, भाई, डॉलर्स में खर्च करते हैं, डॉलर्स और में आता है। नेशनल प्रमोटर होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे उस तरीके से, बिकॉज वो सेटअप बना हुआ है ना, बना और हुआ है पीपल आर मच इजी टू पे। और फिर वो एक्टर के नाम पे लेते हैं ना, जी 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 कि इसमें जी कौन है, शत्रुघ्न सिन्हा है, अच्छा, जी। शबाना आजमी है, जावेद अख्तर है, अच्छा, जी 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 ये है। जी फिर जी। मैंने एक प्ले जीनत अमान के साथ भी खेला हुआ है स्टेज पे। अच्छा, हाँ, और जीनत अमान ने, क्योंकि मैं वो जया बच्चन जी के दोनों प्ले पहले कर चुका था, तो उसमें दोनों में मैंने रोल किया था, जया जी का जी। हस्बैंड का रोल। तो जब मैं ये करने लगा तो जीनत जी ने कहा कि आप करिए हस्बैंड का रोल। मैंने कहा अरे भाई आपकी हाइट बहुत ज्यादा है जी मेरी हाइट नहीं है। बोली आप 6 इंच के जूते पहन लो। अच्छा, मैंने पहने जूते और उनका हस्बैंड का रोल किया मैंने वाह 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 उसमें। वाह। तो मतलब नाटक की दुनिया अलग है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्योंकि आप वाहिद ऐसे इंसान हैं पिछले 50-60 सालों में जहाँ पे फिल्मोग्राफी आप ले लीजिए, और थिएटर हो गया, बिकॉज आप बिल्कुल उस इंजन में हैं, अभी भी हैं। नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भाई। काम करने से क्या है, ये चीज है, जी करते की विद्या है। जी। आप सीखते हैं, रोज सीखते हैं। अभी तो एज एन एक्टर भी आप काफी काम करते हैं। नहीं वो भाई, मैं वही कहा ना, आजकल मैं अपने आप को स्टपनी टायर कहता हूँ। मैं रोल नहीं करता, आप नहीं आया, आपके बदले आज मुझे रोल करना है, मैं करता हूँ कि भाई अगले हफ्ते फलाना एक्टर नहीं है, उसका रोल कर लो, मैं कर लूँ। जी जी जी। तो क्योंकि सारे रोल याद होते हैं, आपने डायरेक्ट किए हैं सारा करते हुए, राइट। फिर मैं वो शो करता रहता हूँ बीच बीच में। तो शतरंज के मोहरे में मैंने ऑलमोस्ट सारे रोल किए हुए हैं, 7-8 रोल किए हुए हैं मैंने, अलग अलग 9 कैरेक्टर हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं, 7 रोल हैं, मैंने सारे रोल किए हैं। ये आसिफ शेख का अशफाक वाला प्ले भी आप ही ने किया? मैंने किया जी, हाँ, अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान हाँ, वाला, वो सच अ ब्यूटीफुल प्ले। हाँ, बहुत अच्छा है। हम दीवाने हम परवाने के नाम से जी 2 प्लेज हैं, शॉर्ट जी। प्ले 40-40 मिनट के। जी जी तो हम दीवाने जो है वो बॉर्डर का प्ले है, जी। जो हम बॉर्डर पे है कि हमारे क्या होता है। राइट राइट हाँ? राइट राइट। हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, हम पाकिस्तान नहीं बोलते, कोई दूसरा बॉर्डर है, और इधर का हिंदुस्तान है, और दूसरे का नाम हम ऐसा रखा है वो, किसी बॉर्डर पे। राइट ये राइट कोई कहीं का भी Right. बॉर्डर होगा, 2 अलग बॉर्डर, राइट। वहाँ की कहानी है। पहला हम दीवाने, जी वहाँ पे सोल्जर्स का क्या होता है, आम आदमी की क्या हालत होती है बॉर्डर पे, जो गरीब आदमी पता नहीं क्या उधर से इधर आ गया तो क्या होगा उसका, गलत जगह आ गया, राइट 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 राइट। इस तरह का प्ले है। सागर साहब का लिखा हुआ, जी और ये भी सागर साहब का, अशफाकुल्लाह भी सागर साहब का लिखा हुआ है। जी। तो ये हम परवाने के नाम से हम खेलते हैं। और ये वो शायद उनकी जेल की, उनकी जेल वो क्या है, है? फांसी से लगने से पहले। हाँ बिल्कुल, फांसी से जी। पहले। और उसको उसमें अवतार गिल करते हैं रोल इनके साथ, वो जो है तसद्दुक हुसैन का। हाँ, और तसद्दुक हुसैन जो है उनको कन्विंस करे, भाई तुम मुसलमान भाई हो मेरे, इन काफिरों के तुम लिए क्यों नहीं करते हो, क्यों कर रहे हो ये सब, उनको सब वो करते तुम्हें हैं। 50,000 रुपए देता हूँ, ईरान भेज देता हाँ, हूँ, तुम्हें वो सब- अप्रूवर बन जाओ। सब करते हैं वो। जी जी, वो मुझे सब पता है। करते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अशफाक उल्लाह फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। और वो कहते हैं कि इन काफिरों से चिढ़ होती है मुझे हाँ कि इनके पास तो दोबारा पुनर्जन्म लेने का वो है, हाँ, मुझे तो एक ही सब उनका वो जी, सारी जी। चीजें उन्होंने, सच ब्यूटीफुल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्ले है। सो और वैसे ये चीज जो है ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि नाटक करने वाले, जी अब आसिफ शेख करने के लिए तैयार रहा, बाद में बिजी रह गया, हाँ अब बहुत बिजी है इन दिनों, उसके पास बिल्कुल डेट नहीं है। जी तो एक उनका उसका बच्चे का भी अल्टरनेटिव एक बच्चा तैयार किया हुआ है। जी जी तो विकास रावत कभी कभी उनका रोल करता है अभी, जी जब काबली वाला करना हो।
एक बहुत बड़ा नाम है, शायद आप जानते होंगे, एनएसडी के फाउंडर्स में थे मिस्टर दया प्रकाश सिन्हा। हाँ हाँ बिल्कुल। सो उनको काफी पद्मश्री वगैरह भी जी मिला जी है। जी। तो उनसे मेरी भी दिल्ली में मुलाकात थी पीछे, अच्छा काफी मतलब, लेकिन अभी भी एक्टिव हैं वो। अच्छा। सो वो बताते हैं कि थिएटर का जो आर्टिस्ट होता है ना, उसके पैर थिएटर में बंधे होते हैं। बस बस वो बिल्कुल। कुछ भी करने के बाद वो कबूतर की तरह वापस वही थिएटर में वही आता जरूर है। वही आता है। So such a beautiful thing. करेक्ट है बिल्कुल। आपके हिसाब से अभी पूरा मॉडर्न जमाना आ गया है और आप आज भी देख रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, बट पहले की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में आपको बेसिक फर्क क्या दिखता है? आई मीन फॉर अ गुड और अ बैड। नहीं बैड तो कुछ नहीं है। देखिए चीजें तो चेंज होनी है। उस वक्त का डिसिप्लिन अलग था, आज का अलग है। उस वक्त यूनिट जो होता था छोटा होता था, मतलब कि सारा मिला के मैक्सिमम आदमी जो थे 40 आदमी काम कर रहे होते थे मैक्सिमम। आज 200 हैं। आज 100-200 होते हैं सेट पे हैं। पहले असिस्टेंट डायरेक्टर 3 होते थे, तो मैं जब इत्तेफाक में 5वां असिस्टेंट यश जी ने रख लिया, जब मुझे मान गए जी, तो वो नहीं होता था, 3 बहुत रेयर था, रेयर मतलब, था। हाँ चौथा भी ऐसे ही सीखने वाला एक रख लेते थे। हाँ नहीं होता था। आज 12 असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, जी तो काम भी बंटे हुए, इसका काम वो नहीं करेगा। हम गठरी उठाते थे, जी सामान उठाते थे, एक्टर को तैयार करते थे, जी। जूते पहनाते थे अपने हाथ से। वाह। तो असिस्टेंट डायरेक्टर है, मेरा काम नहीं है जूते पहनाना, मैं ये बोलूं। नहीं नहीं, अरे जल्दी, मुझे यश चोपड़ा आवाज लगा रहे हैं कि रमेश क्या हुआ, क्यों नहीं आया अभी तक, तो मैं अपने एक्टर को लेके जाऊंगा वहां पे। पहले के लोगों में थोड़ा ठहराव भी होता था, थोड़े सहज होते थे। आजकल तो मैं कह रहा हूँ तो हर टाइम पे वहाँ टेकिंग भी उस वक्त उस हिसाब से होती थी, आराम जी। से लाइटिंग होती थी, आराम से सेट पे आप कर रहे हैं। जी यहाँ शॉट लिया है, आप उस तरह जाना चाहें तो जाइए, लाइन में जाइए। जी ये नहीं कि ये ले लिया, वो 7वां शॉट ले ले, ग्राफ के हिसाब से शॉट लेना है। जैसा मर्जी काम उस वक्त किया जाता था। जी, लोग अपने टाइम पे, अभी मुगल आजम दोबारा बन सकती है। पॉसिबल 10 साल लगाए उन्होंने, आराम से काम किया, उनको कोई जल्दी नहीं थी आसिफ साहब को, लेकिन जो शॉट उनको चाहिए था उन्होंने लिया था। नहीं नहीं बिल्कुल। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उस जमाने की है कि मतलब उस जमाने में लोग क्राफ्ट पे बिलीव करते थे, उनको मालूम होता था। और इवन ऑडिशंस भी जो लिए जाते थे वो भी शायद कैमरे के tapes, साथ, कैमरे के साथ, मतलब वो और कोई ऑडिशन नहीं रॉ है। पे। बिल्कुल रॉ उसमें लिया, टेस्ट लेंगे। क्योंकि जब मैं छोटा था, लव इन शिमला पिक्चर में बच्चे का रोल किया था मैंने, वो उर्दू का गाना गाता हूँ जी उसमें। आशा पारेख उसी जमाने में आई थी, तो आशा पारेख का हो रहा था टेस्ट, तो वो स्क्रीन पे देखने वाले थे। दिलीप साहब भी आए थे, तो अपने नासिर हुसैन साहब ने दिखाया उनको कि ये लड़की नहीं ले रहा हूँ मैं। तो मैं चाइल्ड आर्टिस्ट वहाँ शूटिंग कर रहा था, मैं भी चला गया, बैठ के देखा था वो कि कैसे यूं घूमो, ऐसा फेस करो, फ्रंट लाओ, डायलॉग बोलो, राइट। ये सब होता था पूरा। डायलॉग बोलवाते थे, चीजें अलग अलग करते थे, अलग ढंग से, लेकिन कैमरा पे शूट करते थे और वो स्क्रीन पे देखते थे, उसका फैसला करते थे। राइट 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 राइट। और आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स तलवार साहब? अभी तो यही है, शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म मेरी रिलीज हो जाए। ये हल्की फुल्की जो बासु चैटर्जी बनाते थे, ऋषिदा ने बनाई है, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बनाई, उस किस्म की फिल्म है। जी 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 जी। तो इनका बहुत अच्छा काम है, रेखा जी का भी और शत्रु भैया का भी जी जी। बहुत अच्छा, दोनों का बहुत बढ़िया रोल है। जी। और ये फिल्म शोर शॉट उस किस्म से चलेगी जैसे ऋषिदा की पिक्चरें चलती थी, कॉमेडी वाली, जी हंसती खिलती फिल्म है। तो इस पिक्चर पे मैं डिपेंड करता हूँ अभी। आगे के प्रोजेक्ट तो बहुत से सब्जेक्ट आप तैयार करते रहते हैं, जी। जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगा। सागर सरजी साहब के 4-5 सब्जेक्ट मैंने रेडी करके रखे हुए हैं जी। एज उनके प्लेस के ऊपर से फिल्म, उनके एक्चुअल जो मेरे साथ उन्होंने स्क्रिप्ट डिस्कस की हुई है, वो ऐसे उनके 4-5 हैं। और 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट मेरे पास पड़े हुए हैं अपने, जो मैं किसी के लिए बनाने वाला था, बाद में नहीं बनी। राइट, ओके। वो रह गया, किसी वजह से रह गई, वो स्क्रिप्ट धरी रह गई थी। जी जी। तो जो मुझे पसंद है, क्योंकि उस पर मैंने काम किया है, मुझे मेरे पूरे जहन में ये विजुअल्स हैं, चीजें जी, वो ऐसे मेरे पास सब्जेक्ट है जी। जो जैसा आदमी आया सामने वाला, जिसने, हम भी क्या है
यंगस्टर होते हैं तो आप चले जाते हैं कि आप यश चोपड़ा हो तो प्ले देखा उन्होंने तो बुला लिया, वरना आप जाते हैं काम मांगने। सही हमको करना नहीं पड़ा ये, हाँ जो था एक काम के बदले दूसरा काम मिल गया अपने आप ही। राइट मतलब दूसरा आदमी की तो बसेरा के लिए रमेश महल ने खुद बुला लिया, जी क्योंकि वो राखी जी ने तारीफ की थी। हम्म ये जो यश जौहर जी की पिक्चर मिली, वहीदा रहमान जी ने उनसे कहा कि वो यश चोपड़ा जी के पास आते थे, पिक्चर डायरेक्ट करिए यश जौहर साहब। वो 2-3 साल आते रहे, जी तो यश जी ने कहा यार मैं तो ऑलरेडी अपनी कर रहा हूँ और गुलशन राय की कर रहा हूँ, अभी देखता हूँ तुम्हारी, देखता हूँ चलते रहे। जी तो एक दिन वहीदा जी ने उनसे कहा भाई रमेश तलवार को क्यों नहीं ले लेते, जी मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने फिर यश जी से पूछा, मैं उनके साथ काम ही कर रहा था, मैंने कहा भाई ऐसा आपकी पिक्चर वो मुझे देना चाहते हैं। तो बोला बेटा ज़रूर करो, वो अच्छा प्रोड्यूसर है, अच्छी तरह रखेगा, दिल से बनाएगा पिक्चर। जी 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 ये भी होता है ना, प्रोड्यूसर बिल्कुल बिल्कुल कंजूस बिल्कुल। नहीं हो, हाँ हाँ वो मतलब कन्नी विजन काटे नहीं, जैसा दिल से मैं बनाना है बनाओ। हाँ बराबर है। तो और फिर वो अच्छी वो विजन उसी तरीके का फिर बनता भी है ना, जो आपने सोचा है वो आप कैनवस पे ला लाएंगे, भी सकते ला हैं, नहीं तो सकते फिर हैं। मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो तलवार साहब धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी बातें बताई और इतनी प्यारी प्यारी बातें, भूली बिसरी बातें नहीं नहीं, अभी तो ये करंट अफेयर्स हैं, ये तो हाँ। अभी तो चलेगा। और अपने आप को आप ऐसे ही बिजी रखें, आप ऐसे ही काम करते रहें अच्छे अच्छे, आप थिएटर कीजिए, आप बस फिल्में जोरों से कीजिए। थिएटर जोरों से चल रहा जी है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर Thank you. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक आप प्लीज ऐसा ही काम करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। सूत्रधार में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है भाई, ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाते रहिए और जनता आपको इसी तरह प्यार देती रहे, और सूत्रधार में जो है क्रिएटिव काम होता रहे। ऑल द बेस्ट। सो आज के एपिसोड में हमने वेटरन डायरेक्टर रमेश तलवार जी से यश चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर जैसे दिग्गजों के साथ उनके अनुभवों के बारे में सुना। रमेश जी के इतने लंबे और सफल करियर से हमने ये सीखा कि चाहे आप कितने भी बड़े मुकाम पर क्यों न पहुंच जाएं, हमेशा जमीन से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। हम उनके अच्छी स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। अगले हफ्ते एक और नए और दिलचस्प एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे सूत्रधार विद विनीत राय पे, सिर्फ फ्राइडे टॉकीज पर। धन्यवाद।